नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं। इसलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे एक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। गुवाहाटी में अंबुबाची महोत्सव के बाद दोबारा खुले कामाख्या मंदिर के कपाट। पूजा अर्चना के लिए उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। वहीं तमिलनाडु के चिदम्बरम नटराज मंदिर में निकला 5 रथों वाला जुलूस। रीति रिवाजों से की गई विशेष पूजा। बनारसी लंगड़ा आम को जीआई टैग मिलने से किसानों में खुशी। किसान अब खुद विदेशों में कर पाएंगे अपनी फसल का निर्यात। जीआई टैग से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ जाती है कीमत। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने विकसित किया मोबाइल रोबोट रोबोम्यूज 5.0। 100 किलोग्राम तक का भार उठाने में है सक्षम। उद्योग जगत और शोध संस्थानों को होगी सहूलियत। बर्लिन स्पेशल ओलंपिक में हिम्मत, हुनर और हौसले की पिता पुत्र ने लिखी कहानी। रोलर स्केटिंग के खेल में 2 स्वर्ण जीत बनाई अलग पहचान। और हुमा कुरैशी की आगामी बायोपिक फिल्म तरला का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज। मास्टर शेफ तरला दलाल पर आधारित है फिल्म। ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर 7 जुलाई से होगी रिलीज। और सबसे पहले बात करते हैं परंपरा और विरासत की। असम के गुवाहाटी स्थित कामाख्या मंदिर के अंदर अंबुबाची मेले में निवृत्ति समारोह के बाद मंदिर का मुख्य द्वार फिर से खोल दिया गया है। मंदिर का मुख्य द्वार खुलने के साथ ही बड़ी संख्या में भक्तों ने देवी कामाख्या की पूजा की। कामाख्या मंदिर में 22 जून से वार्षिक अंबुबाची मेला शुरू हुआ था। हर साल 4 दिनों के लिए लगने वाले इस मेले में हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। शुक्रवार को भी हजारों भक्त गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर पहुंचे। मंदिर का दरवाजा गुरुवार आधी रात को बंद कर दिया गया। अब इसे फिर से खोल दिया गया है, जहां भक्तों की उमड़ी भीड़ देखने योग्य थी। वहीं तमिलनाडु के कुडालोर जिले के चिदम्बरम मूलावर और ऊर्चगल के देवताओं को लेकर 5 रथों वाला जुलूस निकाला गया। तमिलनाडु में प्रमुख त्योहारों में से एक माने जाने वाले अपनी तिरुमंजनम उत्सव के दौरान कुडालोर और पड़ोसी जिलों के हजारों भक्तों ने रथ यात्रा देखी। इस श्री सबनयागर मंदिर चिदम्बरम में श्री नटराज मंदिर के नाम से जाना जाता है। 17 जून से श्री नटराज मंदिर में आनी तिरुमंजनम की शुरुआत कोडियेट्रम से हुई। रविवार को उत्सव का 9वां दिन था। रथों पर जुलूस से अध्यक्ष देवता भगवान नटराज मूर्ति कल्याण श्री शिव गामा सुंदरी को ले जाया जाता है। इसी तरह ऊर्चवर्गल भगवान श्री सुब्रमण्य, भगवान श्री विनयगर और भगवान श्री चंडिकेश्वर प्रत्येक अलग अलग रथ पर थे। 5 रथों में से प्रत्येक में एक देवता होते हैं। भक्तों ने रथों को खींचकर चिदम्बरम मंदिर के आसपास की चारों सड़कों को कवर किया। एक बार जुलूस समाप्त होने के बाद भगवान नटराज और देवी शिव गामा सुंदरी को मंदिर के 1000 स्तंभों वाले मंडप में लाया गया, जहां रीति रिवाजों के साथ विशेष पूजा की गई। और वक्त है बदलती हुई तस्वीर देखने का। जीआई टैग किसी भी उत्पाद के लिए बड़ा मायने रखता है। अप्रैल महीने में उत्तर प्रदेश के 4 उत्पादों को जीआई यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। इसमें बनारसी लंगड़ा आम, बनारसी पान, रामनगर का बैंगन और चंदौली का आदमचीनी चावल शामिल है।
टैग मिलने का असर अब दिखने लगा है, क्योंकि किसान अब अपने उत्पादों के लिए जीआई अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए आवेदन करने लगे हैं। किसान बनारसी लंगड़ा आम अब खुद विदेशों में निर्यात करेंगे। देखिए बनारस से ये खास रिपोर्ट। वाराणसी शहर के रोहनिया थाने का एक गांव है बिलखनी। इस गांव में लगभग 50 एकड़ में फैला हुआ ये आम का बगीचा। इस बगीचे में लगभग 800 से ज्यादा आम के पेड़ हैं। इसमें बनारसी लंगड़ा आम के पेड़ों की संख्या लगभग आधी है। बाकी दशहरी, चौसा और बम्बैया आम के पेड़ हैं। यही वो बगीचा है जहां से आम लेकर व्यापारी विदेशों में भी बनारसी लंगड़ा आम भेज पाते हैं। पर इसकी जीआई टैगिंग होने के बाद बगीचा मालिक ने जहां जीआई अधिकृत उपयोगकर्ता के लिए आवेदन किया है, वहीं अब खुद से बनारसी लंगड़ा आम निर्यात करने का मन बनाया है। इसका एक बहुत बड़ा कारण केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा का भी बड़ा योगदान है, क्योंकि एपीडा ने यहाँ किसानों के उत्पाद को विदेश में निर्यात करने के लिए बहुत काम किया है। ये मेरा बगीचा है और इसमें आपको 2-3 प्रजाति की आम मिलेगी, जैसे बनारसी लंगड़ा, दुधिया, चौसा और दशहरी। लेकिन इसमें मेजोरिटी है, बहुलता आम ये बनारसी लंगड़ा है। आप देख सकते हैं ये बनारसी लंगड़ा है और इस साल हम लोगों ने भी इसकी जीआई टैगिंग हो चुकी है और हम लोग इसके ऑथराइज्ड यूज़र बनने के लिए हम लोगों ने अप्लाई किया है, जिससे हमारे जो भी आम है उसका उचित मूल्य हमें मिलेगा। ऐसे आम का जो भी जाता है व्यापारी से दूसरे हाथ, तीसरे हाथ, लेकिन इसमें क्या होगा कि जीआई टैगिंग होने से, हमारा ऑथराइज यूज़र होने से हमें जो है उचित मूल्य मिलेगा, प्लस ये हम बनारसी लंगड़ा को देश विदेशों में हम पहुंचाएंगे, जिससे हमारे भारत का नाम भी रोशन होगा और कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस बगीचे को पूरे साल रखरखाव की जरूरत पड़ती है। करीब 25 वर्षों से इस बगीचे के रखरखाव करने वाले आनंद सिंह ने अपने काम को बढ़ाने और आसपास के लोगों को रोजगार देने की भी उम्मीद जताई। अगले साल से मैं खुद अपना और अपने यहाँ के आदमी अगल बगल जो मेरे यहाँ काम के लिए बाहर जाते हैं उनको कम से कम 4 महीने का मैं यहाँ दूंगा, तो काम मेरे यहाँ करेंगे, अच्छे से मुझे भी पैसा मिलेगा। बगीचे में पेड़ों पर फल लगने के बाद उनकी रखवाली के लिए और आम के फल को आवश्यकता अनुसार तोड़ने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है और इसकी जिम्मेदारी निभाते हैं यहाँ के फल विक्रेता, जो कई वर्षों से इस बगीचे के फलों को खरीद लेते हैं। बाग हम 5 साल से कमा रहे हैं। इसमें जितनी बढ़िया क्वालिटी हमको मिली, अभी बहुत से बाग में कमाए, इतनी बढ़िया क्वालिटी नहीं मिली। इसमें 1 नंबर दुधिया लंगड़ा है, चौसा दुधिया है, इसमें बम्बई है दुधिया, मतलब बहुत बढ़िया फल इसका है। जो लोग अगर एक बार खा लेते हैं वो बार बार प्रयास करते हैं खाने का। बनारसी लंगड़ा आम को जीआई टैग मिलने से मानो पंख लग गए हैं। जहां ये अपने मीठे और रसीले स्वाद से पूरे विश्व को परिचित कराएगा, वहीं किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। बता दें कि जीआई टैग से विदेशी बाजार में भी फायदा मिलता है। यदि किसी वस्तु को जीआई टैग मिलता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उस प्रोडक्ट की कीमत और महत्व बढ़ जाता है। देश विदेश से लोग उस खास जगह पर टैग लगने वाले सामान को देखना और खरीदना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब कुछ खबरें आपके शहर और आपके गांव की। आजादी की लड़ाई में चरखे ने एक सिंबल के तौर पर लोगों में उत्साह का संचार किया था। भारत की आजादी का सबसे बड़ा नाम महात्मा गांधी के त्याग को देश का बच्चा बच्चा जानता है। बापू की तरह ही उनका चरखा भी लोकप्रिय है। आजादी के समय में एक हथियार की तरह इसका उपयोग किया गया और बाद में लोगों को रोजगार मिला। आज भी देश के कई हिस्सों में चरखा कातने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसी क्रम में पुणे में युवा गांधीवादियों के एक समूह ने चरखा चलाने का प्रशिक्षण दिया। आपको बता दें कि ब्रेन बिहेवियर रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा किए गए अध्ययन में समाज में बच्चों और युवाओं के बीच चरखे की प्रासंगिकता का विश्लेषण किया गया। इनकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हर दिन 1 घंटा चरखा चलाने से बच्चों और युवाओं की एकाग्रता, बहुकार्य क्षमता, धैर्य और दिमाग शरीर समन्वय में सुधार हो सकता है।
ट्रांसजेंडर समुदाय के हजारों लोगों और उनके समर्थकों ने चेन्नई में आयोजित प्राइड वॉक में भाग लिया। रंग बिरंगे परिधानों में लोगों ने झंडों के साथ इस प्राइड परेड में शिरकत की। इस प्राइड वॉक के जरिए लोगों ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए बुनियादी अधिकारों और समाज से समुदाय के लिए समर्थन की मांग के साथ ही लोगों को इस संबंध में जागरूक भी किया। जम्मू कश्मीर में G20 के सफल आयोजन के बाद सीमा सुरक्षा बल के हौसले बुलंद हैं। आगामी अमरनाथ यात्रा को लेकर सीमा सुरक्षा बल ने अभी से कमर कस ली है और इसमें सीमा सुरक्षा बल की महिला टुकड़ी भी सीमा पर मुस्तैदी से चौकसी कर रही है। पेश है हमारे संवाददाता विशाल बेरस्तू की जम्मू के ऑक्ट्रॉय सीमा चौकी से खास रिपोर्ट। मैं इस वक्त जम्मू फ्रंटियर के ऑक्ट्रॉय बीओपी पर हूँ और सबसे पहले जानते हैं कि इसका नाम ऑक्ट्रॉय क्यों है। और मेरे साथ है डीआईजी सत्यपाल। डीआईजी साहब, इसका नाम ऑक्ट्रॉय क्यों है, कैसे पड़ा? जैसा अभी आपने ऑक्ट्रॉय वर्ड बोला है, तो जैसे हम 1947 से पहले अपना जो जम्मू प्रांत है इसके ये महाराजा हरि सिंह के पास था और जो पाकिस्तान साइड में पंजाब प्रांत था, तो ये जो अभी हम जहाँ खड़े हैं ये जम्मू सियालकोट रोड है और इस रोड पर जो गाड़ियाँ आती जाती थी उनसे चुंगी वसूल की जाती थी, इसलिए इस पोस्ट का नाम ऑक्ट्रॉय। अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, किस तरह का चैलेंज रहता है और किस तरह का चैलेंजेस आएंगे और ऐसे में आप अपनी फोर्स को किस तरह से उनका मोरल बूस्टअप करते हैं? जैसा कि आपको पता है अभी श्रीनगर में जो G20 जो मीटिंग हुई थी उसमें भी बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज था और उसमें हमारे जवानों ने बहुत ही अच्छा काम किया, दिन रात मेहनत करके हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसको सुरक्षा प्रदान की है। और अभी ये श्री अमरनाथ की यात्रा अभी शुरू होने वाली है 1 जुलाई से, उसके लिए भी हम पूरी तरह से तैयार हैं और पूरी हमारे जवान जो बहुत ही मुस्तैदी के साथ ड्यूटी कर रहे हैं। इसमें हमारे जवान महिला प्रहरी दोनों साथ मिलके दिन रात मेहनत करके और हर तरीके से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सुरक्षित रखेंगे। और मैं सभी देशवासियों को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस यात्रा के दौरान हम कोई भी काम ऐसा जो देश की सुरक्षा के लिए होगा अपनाएंगे और अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सुरक्षित रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सुरक्षित रखेंगे, ये आश्वासन है बीएसएफ का। हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, हमारी आंखें, हमारे कान। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही बढ़ चढ़ कर हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे किस तरह से महिला प्रहरी भी हथियार लेकर हमारी सरहदों की हिफाजत कर रही हैं। कुछ अरसे से इस सीमा पर शांति है, जिसे देखते हुए बीएसएफ फ्रंटियर जम्मू मुख्यालय जम्मू के पर्यटन विभाग के साथ मिलकर 2 अक्टूबर 2021 से इस बीओपी पर रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन करा रहा है, जिसे देखने सप्ताह के अंत में काफी पर्यटक जमा होते हैं। ऑक्ट्रॉय सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल ने एक स्मारक भी बना रखा है, जिसमें पाकिस्तानी घुसपैठ की नाकाम कोशिशों को दर्शाया गया है। स्मारक में स्थित शेल्स पाकिस्तान के नापाक इरादों की गवाही देते हैं। साथ ही ये स्मारक सीमा सुरक्षा बल की अब तक की दुश्मन की कोशिशों को नाकाम करने की कहानी भी बयां करती है। हालांकि ये भी सीमा पार से कोई घुसपैठ नहीं हो रही, लेकिन हमारे जाबाज हमेशा मुस्तैद रहते हैं और इसमें हमारी वीरांगनाएं भी पीछे नहीं हैं। मैं इस वक्त बॉर्डर पेट्रोलिंग पर हूं और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी महिला सुरक्षा प्रहरी भी पूरी मुस्तैदी से इन सरहदों की हिफाजत कर रही है। और मेरे साथ है सब इंस्पेक्टर अनामिका। सब इंस्पेक्टर अनामिका, ये बताइए कि आप बीएसएफ में हैं, महिला हैं और सरहदों की हिफाजत कर रही हैं, कुछ फ़र्क लगता है पुरुष और महिला होने का? नहीं, यहाँ पुरुष और महिला होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं है। मैं जब यहाँ खड़ी हो गई, मैंने वर्दी पहनी है, तो इसका मतलब ये है कि मैं बराबर हूँ। जितना मेरे को टास्क दिया जाता है मैं पूरा करती हूँ और बॉर्डर पे यहाँ खड़े होके
एक सिपाही या उस समझती हूँ। जैसे कि आपने सुना, बीएसएफ का ध्येय वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य, और ये महिला सुरक्षा प्रहरी भी उसका जीता जागता उदाहरण है। बीओपी ऑक्ट्रॉय के साथ मैं विशाल बरिस्टो, मेरे सहयोगी चिराग के साथ डीडी न्यूज़ जम्मू। और आइए देखते हैं ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में क्या नया हो रहा है। उद्योग जगत की सहूलियत के लिए आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एक मोबाइल रोबोट तैयार किया है। रोबोम्यूज 5.0 नाम का ये मोबाइल रोबोट 100 किलोग्राम तक का भार उठाने में सक्षम है। इस मोबाइल रोबोट का उपयोग विभिन्न शिक्षण और शोध संस्थानों में शोध कार्यों के लिए भी किया जा सकता है। ये मोबाइल रोबोट कैसे काम करता है और इसके क्या उपयोग हैं, इस बारे में आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर एस.के. साहा से बात की हमारे संवाददाता निशांत सौरभ ने। आईआईटी दिल्ली के रिसर्चर्स ने एक मोबाइल रोबोट विकसित किया है जो 100 किलोग्राम तक के पेलोड को आसानी से लाने ले जाने में सक्षम है। आईआईटी दिल्ली के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर एस.के. साहा के सुपरविजन में इसे तैयार किया गया है। उनसे हम बात करते हैं। सर, ये जो मोबाइल रोबोट जिसे रोबोम्यूज 5.0 का नाम दिया गया है, क्या है फीचर्स इसके और डिज़ाइन के बारे में इसके बताएं। मैं ये बताना चाहूँगा, ये जो डेवलपमेंट हुई है ऑलमोस्ट पिछले 10-12 साल की डेवलपमेंट है। पहले जो था, ये एक रोबोकॉन कंपटीशन होता है, दूरदर्शन तरफ से ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। तो ये आईआईटी दिल्ली का छात्रा ने जो 2008 में पार्टिसिपेशन किया था, तो हमने ये सोचा जो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होगी, तो उस हिसाब से हमने इसको डेवलपमेंट करते करते अभी ये जो रोबोम्यूज 5.0 जिसको हमने नाम दिया है, तो ये 100 किलोग्राम पेलोड पे कैरी कर सकता है इंडस्ट्रियल लेवल में। और क्या इसके एप्लीकेशंस और यूजेज हो सकते हैं? इसका एप्लीकेशन बहुत सारा है, और एक एप्लीकेशन जैसे सिक्योरिटी सर्विलेंस में है। जैसा रात को आप बड़ा एरिया है, समझ लीजिए फैक्ट्री में है जी, हमारा आईआईटी में कह लीजिए, तो कुछ कोने कोने में आप सिक्योरिटी ऑफिसर को ना भेज के आप ये कर सकते हो, रोबोट को भेज दो, उसको ऊपर यहाँ पे कैमरा फिटिंग करवा दो, और वो कैमरा से जो फीड लेंगे वो लेके डायरेक्टली जो सेंट्रल रूम होगी सिक्योरिटी में, तो वहाँ पे भी आप इसको वीडियो फीड भेज सकते हैं एक्चुअली। तो एक हो गया सिक्योरिटी सर्विलेंस हो गया, एक हमारा हो गया पिक एंड प्लेस फैक्ट्री सॉफ्टवेयर में हो गया, फिर हॉस्पिटल में भी इसको आप मेडिकल केयर के रूप में भी अब लेके जा सकते हो तो जहाँ पे भी मोबिलिटी चाहिए और ऑब्जर्वेशन चाहिए, वहाँ पे भी इसको एप्लीकेशन हो सकती है। और कॉस्ट भी हमने काफ़ी कंट्रोल रखने के लिए कोशिश किया, विद इन 2 लाख तक मिल जानी चाहिए। जहाँ तक सिमिलर प्रोडक्ट बाजार में आप कमर्शियल प्रोडक्ट लेंगे 10 लाख 8 लाख से नीचे नहीं मिलेंगे एक्चुअली। तो हम चाहते हैं इंडस्ट्री के साथ साथ खासकर स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री इसको फ़ायदा उठा सकते हैं, साथ साथ जितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस है वो भी इसका काफ़ी फायदा उठा सकते हैं फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च पर्पसेस। तो ये जो मोबाइल रोबोट है रोबोम्यूज 5.0, इसकी मदद से उद्योग जगत को काफ़ी आसानी होगी और वो 100 किलोग्राम तक के पेलोड की आसानी से ढुलाई कर पाएंगे। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और आइए अब बात 7 समुद्र पार की दुनिया की। पूरी दुनिया पर्यावरण को बचाने की कोशिश में जुटी हुई है। अलग अलग तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। इसी बीच लंदन में एक ग्रीन हाउस थिएटर खुला है जो देखने में बेहद ही अनोखा है। इसे ब्रिटेन का पहला जीरो वेस्ट थिएटर माना जा रहा है। इसे दोबारा इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं की मदद से बनाया गया है। ये एक ग्रीन हाउस थिएटर है जिसे ब्रिटेन का पहला जीरो वेस्ट थिएटर माना जाता है। ये देखने और सुनने दोनों में ही एकदम हटके है। दरअसल इस थिएटर का निर्माण पूरी तरह से रीयूजेबल यानी दोबारा इस्तेमाल की जा सकने वाली वस्तुओं से किया गया है। ये जीरो वेस्ट थिएटर यहाँ जलवायु कार्रवाई को लेकर एक केंद्र बन चुका है। इस खूबसूरत थिएटर का निर्माण आर्ट डायरेक्टर ओली सैवेज के नेतृत्व वाली एक टीम के अंडर हुआ है। उनका मानना है कि इस थिएटर को लेकर जो उनकी टारगेट ऑडियंस है वो ज्यादातर पर्यावरण प्रेमी हैं और वो सभी इसे बचाने में कैसे न कैसे अपना योगदान देना चाहते हैं। दरअसल वो सभी को ये दिखाना चाहते थे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहीं अधिक आसान और मजेदार भी हो सकती है। जो भी हम उपयोग करते हैं उसका हमसे पहले एक जीवन होता है और एक बार जब हम इसे पूरा कर लेते हैं
तो हम यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करते हैं कि बाद में हमारा जीवन इसी तरह चलता रहे। इस गर्मी में लंदन का ये ग्रीन हाउस थिएटर कुल मिलाकर 16 शोज की मेजबानी कर रहा है। खासकर नजारा तब देखने लायक होता है जब यहाँ की लंबी और खूबसूरत शामें बिजली की आवश्यकता को कम कर देती हैं। यहाँ पेश किए जाने वाले प्रोग्राम को जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखकर जागरूकता फैलाने के लिए डिजाइन किया जाता है, जो कि न केवल चुनौतीपूर्ण तथ्यों और आंकड़ों को उजागर करते हैं बल्कि कई जरूरी बातों पर भी आपका ध्यान खींचते हैं। मुझे लगता है कि वास्तव में ये एक बेहतरीन विचार है और मुझे ये भी लगता है कि ये अंतरिक्ष में होने वाले एक प्रकार के जादू जैसा है। ये ग्रीन हाउस थिएटर का कॉन्सेप्ट एकदम अनोखा है। आपको प्रकृति के प्रति जागरूक करता है, नई बातें सिखाता है, साथ ही आप अपने पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं ये भी बताता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और खेल खेल में आइए देखते हैं क्या है अलग। बर्लिन स्पेशल ओलंपिक में जहां एक ओर एथलीटों ने अपनी प्रतिभा से दुनिया को अचंभित किया, तो वहीं दूसरी ओर ये स्पेशल एथलीट समाज को इस बात का संदेश भी दे गए कि हिम्मत, हुनर और हौसला जिसके साथ है उसे दुनिया की तमाम दिक्कतें भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। और ऐसी ही कुछ कहानी रोलर स्केटिंग के खेल से भी निकलकर सामने आई है। पेश है हमारे संवाददाता नारायण सिंह की बर्लिन से ये खास रिपोर्ट। बर्लिन स्पेशल ओलंपिक गेम्स में भारतीय एथलीटों ने अपने प्रदर्शन से विश्व मंच पर न केवल अपनी ताकत का लोहा मनवाया, बल्कि कुछ ऐसी तस्वीरों को भी सामने रखा जो हमेशा दिलों में ताजा रहेंगी। ऐसी ही एक तस्वीर निकलकर सामने आई रोलर स्केटिंग से, जहां कोच अनिल कुमार और उनके पुत्र आर्यन की चर्चा हर ओर है। दरअसल पिता पुत्र ने अपनी लगन से तमाम चुनौतियों को दरकिनार कर साबित कर दिखाया कि अगर लक्ष्य के प्रति इरादा नेक हो तो फिर हर दूरियां अपने आप कम हो जाती हैं। कोच अनिल कुमार की इस खेल के प्रति लगन इस कदर है कि वह अपने अंदर की प्रतिभा को रोलर स्केटिंग के खिलाड़ियों के अंदर भर देना चाहते हैं। उनकी स्किल्स पर वह लगातार काम कर रहे हैं ताकि खिलाड़ी नई ऊंचाइयों को हासिल कर सकें। हमको बहुत सारे रास्ते ढूंढने पड़े किस तरह हम एसओबी में एंटर होने के लिए बहुत तड़पाया हमने। 4 साल बेकार हो गए, हमको रास्ता नहीं मिला। तो इस तरह हमारा बच्चे को क्या नुकसान हुआ और देश में किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम सब सेटिंग करके रखें कि किसी को भी स्पेशल ओलंपिक में आना है और बच्चे का फ्यूचर देखना है, हर बच्चे का ग्रोथ कराना है। वहीं उनके बेटे आर्यन की बात करें तो उनके लिए रोलर स्केटिंग के खेल में खुद को आगे बढ़ाना कभी भी आसान नहीं था। महज 3 साल की उम्र में आर्यन के परिवार वालों को संकेत मिलने लगे कि उनके शरीर में सब कुछ सही नहीं है, लेकिन आर्यन के माता पिता टूटे नहीं बल्कि अपने बेटे को खेल में आगे बढ़ाने के अपने दृढ़ संकल्प को और मजबूती देते गए। इसको भी 3 गोल्ड मेडल आया हुआ है, 3 इवेंट था, तीनों में भी गोल्ड आया है। ये भी बहुत ये ऑनलाइन में सीखता है मेरे पास, संडे पास आके हम सबके साथ रहता है। तो ये भी मेरा एकेडमी से थे, मुझे बहुत गर्व है। स्पेशल ओलंपिक में आर्यन ने अपने परिवार की मेहनत को साकार किया, जहां उन्होंने खेल से न केवल दिल जीता बल्कि 2 स्वर्ण पदक जीतने में भी कामयाबी हासिल की। My father is a coach and it's a best academy and a good experience and it's a good skating academy and good drink everything. Berlin Germany is very nice. आर्यन की यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि जिंदगी के किसी मोड़ पर आया कोई तूफान कुछ समय के लिए परेशानी में जरूर डाल सकता है, लेकिन हिम्मत को तोड़ नहीं सकता। और जब यही हिम्मत लगन और मेहनत का साथ लेती है तो विश्व स्तर पर इतिहास रचने की चमक और दमक दोनों साथ हो जाती है। कोच अनिल कुमार और उनके बेटे आर्यन के बीच का बंधन प्रेम, समर्पण और अटूट समर्थन की शक्ति को दर्शाता है। बर्लिन में विशेष ओलंपिक में उनकी संयुक्त सफलता उनके असाधारण कौशल का प्रमाण है। पिता पुत्र की जोड़ी एथलीटों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि जुनून, दृढ़ संकल्प
और एक मजबूत समर्थन प्रणाली के साथ सभी बाधाओं के बावजूद सपनों को साकार किया जा सकता है। कैमरा पर्सन केटी राव के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज बर्लिन। आर्यन और उनके पिता और कोच अनिल कुमार के हौसले को सलाम। आइए वक्त है बाइस्कोप की बातों का। सपने हर व्यक्ति देखता है पर उन्हें पूरा सिर्फ कुछ ही लोग कर पाते हैं। ऐसी ही एक कहानी है मास्टर शेफ तरला दलाल की। तरला दलाल की जिंदगी पर एक फिल्म बनकर तैयार है। इस फिल्म में बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी लीड रोल में है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर 7 जुलाई को रिलीज होने जा रही है। इस ट्रेलर को देखिए आप और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। ये खा के तेरे को लूज मोशन ना हुए ना, मारो नाम पर तरला। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री हुमा कुरैशी की नई फिल्म तरला का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस फिल्म में हुमा एक महिला शेफ की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म तरला का विषय खाने से जुड़ा हुआ है। फिल्म का ट्रेलर देखने में काफी मजेदार है। क्या करना है वो अभी मालूम नहीं है, पर कुछ तो करना है। आज मैं आपको बताऊंगी मेरे कुछ करने की रेसिपी। पहले तो आप तरला एक फेमस शेफ और कुक बुक लेखक तरला दलाल के जीवन पर आधारित एक बायोपिक फिल्म होने वाली है। हुमा कुरैशी इस फिल्म में तरला दलाल के किरदार में नजर आ रही हैं, तो वहीं उनके पति की भूमिका शारिब हाशमी ने निभाई है। तरला एक ऐसी महत्वाकांक्षी महिला तरला दलाल की कहानी को दर्शाती है जो एक शौकिया तौर पर खाना बनाने वाली महिला से एक पेशेवर शेफ बन जाती हैं। वह अपने घर पर खाना पकाने की क्लास खोलती हैं और फिर अपना टेलीविजन शो भी चलाती हैं। खाना पकाने की इस कला में योगदान के लिए भारत सरकार ने तरला दलाल को पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। कुछ को ढूंढने की ना कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। हाँ, पर शर्त यह है कि ट्राई करते रहना ही पड़ेगा। वेलकम टू होम तरला कुकिंग क्लास। इस फिल्म को रॉनी स्क्रूवाला, नीलेन तिवारी और अश्विनी अय्यर तिवारी ने बनाया है। इस फिल्म का ट्रेलर दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है और वो इस फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये फिल्म 7 जुलाई को OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।